प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हमने दो परिकल्पनाओं के संदर्भ में जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो एक तारे से के प्रभाव से हुई अथवा दो तारों के प्रभाव से हुई। तो मोनिस्टिक जो है, एक तारक जो अद्वैत वाली जो संकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, उसमें अभी से पूर्व हमने कांट और बफन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के विषय में जाना। आज की चर्चा का विषय लाप्लास की नेहारिका परिकल्पना के संदर्भ में है। तो जो लाप्लास महोदय हैं, इनका पूरा नाम पियरे सिमोन लाप्लास है और ये फ्रांसीसी गणितज्ञ, दर्शन शास्त्री और खगोलवेत्ता थे। और इन्होंने अपने द्वारा जो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, ये 1796 में उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में नेहारिका के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया। तो लाप्लास ने अपने सिद्धांत में कांट के विचार को प्रथम स्थिति में किसी हद तक महत्व दिया, लेकिन कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपने सिद्धांत को पूर्ण संशोधित करके उन्होंने अपने सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। लाप्लास ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में परिभ्रमण, अब ये एक दृष्टि, ये जो बिंदुगत दिए हुए हैं, ये इनकी जो सिद्धांत के मूल तथ्य क्या थे उनके विषय में जानते हैं। लाप्लास ने अंतरिक्ष में परिभ्रमण करती हुई एक उष्ण और गैसीय नेहारिका की कल्पना की और उन्होंने बताया कि ये जो परिकल्पना थी, इसका व्यास कुल सौरमंडल के जितना था। इसमें धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत उष्ण थी, तो इसमें विकिरण हो रहा था, रेडिएशन हो रहा था, तो विकिरण द्वारा ताप में ह्रास होता गया, निरंतर इसकी ऊष्मा में कमी आती रही। देयर वाज डिक्रीज इन द टेम्परेचर्स, तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गतिशील निहारिका जो थी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। एंड बिकॉज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी दिस नेबुला, जो निहारिका की बात हमने की, नेबुला हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नेबुला से अभिप्राय उष्ण गैसीय और कणों की बादल होता है। तो ये जब ताप का ह्रास हुआ तो गुरुत्वाकर्षण इसमें विकसित हुआ और ये गतिशील निहारिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग। अब क्या हुआ कि गतिकी के नियम के अनुसार, इफ़ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स, नियम के अनुसार सिकुड़ती हुई वस्तु का घूर्णन बढ़ जाता है। वेन एवर एनी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स देन द रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। तो घूर्णन गति बढ़ने से इसमें केंद्रापसारी बल विकसित हो गया। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड इन दिस नेबुला। परिणाम स्वरूप निहारिका के भूमध्य रेखीय भाग में उभार हुआ और इस उभरे हुए भाग से कुछ पदार्थ भारहीन होकर के उससे अलग होने लगा। एंड रिजल्टेंटली विद द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and even there was a bulge in the mid part of the nebula. So under the impact of centrifugal force, some of the material became weightless and it started separating from the inner part of the nebula. यह पदार्थ निहारिका के चारों ओर छल्ले के रूप में परिक्रमा करने लगा। एंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्वियसली द रिंग्स दैट इजेक्टेड आउट ऑफ द नेबुला दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द मेन नेबुला। इस छल्ले के बाद में परस्पर दूरी वाले 9 छल्ले उत्पन्न हुए एंड कॉन्सिक्वेंटली नॉट ओनली 1 बट इन नंबर 9 रिंग्स इजेक्टेड आउट ऑफ दिस नेबुला। कालांतर में इन छल्लों का संपूर्ण पदार्थ गांठ के रूप में एकत्रित हो गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम you can have a look in this slide in this the book Exposition of the World System. This is how Laplace, this slide exhibits the shape of the nebula as suggested by Laplace. So let's
continue with the content ऑफ द थियरी प्रपोज्ड बाय लाप्लास। हम उसे पुनः जारी रखते हैं कि लाप्लास महोदय के द्वारा जो निहारिका परिकल्पना थी तो उसमें क्या स्थिति पहुंची। हमने ये अभी तक जाना कि ये जो केंद्र में उभार होता चला गया जो निहारिका थी, और उसमें से धीरे धीरे कुछ छल्लों का निष्कासन हुआ, धीरे धीरे अलग होने लगे, और 9 छल्ले उनके अनुसार इसके केंद्र भाग से जो उभरा हुआ था निहारिका का, उससे वो अलग हुए, और समय के साथ ये छल्ले दूर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि केंद्रापसारी बल था, उसके परिणाम स्वरूप ये छल्ले उसके निहारिका के चारों ओर परिक्रमण करने लग गए। और समय के साथ साथ जैसे ये ठंडे हुए तो छल्ले गांठ के रूप में ग्रह और उपग्रह में बदल गए। सो एज अकॉर्डिंग टू लाप्लास, all the rings that ejected out from the central part of the nebula with the passage of time they cooled down and they took the form of various planets and satellites। तो ये था उनके द्वारा प्रतिपादित परिकल्पना में किस प्रकार से ग्रहों, विशेषतः हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह और उनके ग्रहों की रचना हुई। अब जो लाप्लास महोदय थे उनकी परिकल्पना में, क्योंकि वो खगोल वेदता थे, बिकॉज ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ जो पृथ्वी सौर मंडल या पृथ्वी के विषय में तथ्य हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं उनका। तो इनके जो पक्ष के बिंदु हैं, सबसे पहले हमने सिद्धांत के मूल स्वरूप को जाना। अंडर दीज फॉलोइंग पॉइंट्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट as suggested by Laplace in his hypothesis. Now, what are the factors that till date exist? What all can be accepted in Laplace hypothesis? तो लाप्लास के जो परिकल्पना है उसमें मानने वाली कौन कौन सी बातें रही हैं। तो लाप्लास महोदय जो थे एक अच्छे खगोलवेत्ता और गणितज्ञ थे, अतः उन्होंने अपनी परिकल्पना में उनसे ग्रहों की रचना तथा गति संबंधी तथ्य को विशेष महत्व दिया। ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड ऑल्सो देयर स्पीड। फिर ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा, द एलिप्टिकल पाथ on which the planets revolved around the sun till date, he tried to explain about that also. सूर्य और ग्रहों का एक ही दिशा में घूमना, then he also explained about the direction of rotation of sun and the various other planets. शनि के चारों ओर पाई जाने वाली वलय and the ring that surrounds Saturn, also he tried to explain this in his hypothesis. फिर उष्ण गैसीय निहारिका से उत्पन्न पृथ्वी के गर्भ से तप्त लावा का उद्गार, so the eruption of the volcanoes from the interior of the earth was also one of the factors that was explained by Laplace in his gaseous hypothesis, nebula hypothesis. ये सारे तथ्य थे जिसमें लाप्लास की परिकल्पना स्पष्ट होती है। सो दीज फैक्टर्स आर टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेड, और इन्हीं गुणों के कारण से जो ये महोदय हैं लाप्लास महोदय, इनके द्वारा प्रस्तावित ये परिकल्पना 200 वर्षों तक मान्यता और समर्थन प्राप्त करती रही। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स एज एक्सप्लेन इन द स्लाइड इन द लास्ट पैराग्राफ, ऑन दिस बेसिस दिस hypothesis as suggested by Laplace gained attention for about 200 years and it was also supported. फिर ये इस स्लाइड में अभी हमने बात कही थी कि एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किस प्रकार से लाप्लास महोदय ने निहारिका के स्वरूप को बताया। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर एज सजेस्टेड बाय लाप्लास इन हिज बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। देन हाउ डिड द रिंग्स eject out of the main nebula and
how did it consolidate with the passage of time so as to occupy the shape of the planet? तो अब ये जो इस निहारिका इस स्लाइड में ये स्पष्ट होता है कि निहारिका जो उन्होंने लाप्लास महोदय ने निहारिका से पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति को बताया, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ऊपर नंबर 1 में देखते हैं कि निहारिका और उसके चारों तरफ एक केवल रिंग बनी है, एक छल्ला बना है, फिर ये छल्ला उससे अलग होता चला गया है निहारिका के मध्य भाग से, और फिर तीसरे वाले में ये दे रखा है कि ये किस तरह से छल्ला घनीभूत होकर के एक ग्रह का रूप धारण करता है। अब हम बात करते हैं कि लाप्लास महोदय की इस परिकल्पना में आलोचना की क्या बातें हैं। तो जो इसकी द्वारा प्रस्तावित, जो महोदय के द्वारा प्रतिपादित ये जो परिकल्पना थी, इसमें कुछ गति विज्ञान, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गति विज्ञान, सांख्यिकी और भौतिकी नियमों के दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी इसमें कमियों का अवलोकन किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ, दो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड ऑल्सो फिलोसोफर, बट कीपिंग इन व्यू द thermodynamics, statistics and physics, a few points of criticism can be very well marked out in his hypothesis। तो इन बिंदुओं के तहत एक बार हम कौन कौन सी आलोचनाएं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में आती हैं उनका अवलोकन करते हैं। तो आरंभिक उष्ण गतिशील निहारिका की उत्पत्ति की जानकारी का अभाव, एज ही सजेस्ट अबाउट द हॉट रोटेटिंग नेबुला, तो हाउ, व्हेन डिड दिस, फ्रॉम वेयर डिड दिस come into existence all of a sudden? Where was it earlier, and why didn't it give rise to a successive number of planets as today it has been explained about? तो सिद्धांत में गुणात्मक पक्ष का अभाव है। This the hypothesis as suggested by Laplace miss some क्वालिटेटिव आस्पेक्ट, जैसे कि यदि देखा जाए तो जो वर्तमान में ग्रहों के द्रव्यमान, दूरी और गति के परिमाण, उसके जो कैलकुलेशन किए जाएं, उसका आकलन जो किया जाए, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि निहारिका का वेग इतना अधिक नहीं था, और यदि इतना नहीं, जब अधिक था ही नहीं तो छल्ले उससे निकल करके कैसे पृथक हुए? सो एज it exhibits the lack of qualitative aspect that if the calculation related to the mass, distance and speed, velocity, rotation velocity of the various planets is calculated, the velocity of the nebula would not have been this intense, and if it was not intense, then how did the rings eject out of it? तो यदि ग्रह अपशिष्ट निहारिका से बने तो सूर्य व ग्रहों की भूमध्य रेखीय जो कक्षा है वो समानांतर होनी चाहिए, एंड इफ एट ऑल दीज प्लैनेट्स दे एंड ऑल्सो द रेजिडुअल पार्ट ऑफ द नेबुला, the sun, if it originated from this particular nebula, then the equatorial axis, the equatorial orbit of sun and all the planets should have been same, but the difference of 6 degrees between the orbital plane of equator of various planets and sun differ. Planets is same and there is a difference of 6 degrees between the sun and the various planets. तो सूर्य और भिन्न ग्रहों के जो भूमध्य रेखीय झुकाव है कक्षा की ओर, उसमें 6 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। यदि मूल निहारिका का विस्तार सौर मंडल जितना था तो गति इतनी अधिक संभव नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इफ द नेबुला वॉज दिस वास्ट as equal to the present solar system, the speed of rotation of this nebula would never have been that intense as suggested by Laplace। परिकल्पना के अनुसार
सभी ग्रहों का घूर्णन एक दिशा में होना चाहिए, जबकि शनि और बृहस्पति विपरीत दिशा में घूम रहे हैं. सो इफ द हाइपोथेसिस इज फॉलोड as suggested by Laplace, all the planets that were formed by the nebula would have rotated in the same direction, that is from west to east, whereas the two planets Saturn and Jupiter, they rotate from east to west. Why is it so? This also raises a question. निहारिका के मध्य में उभार तथा अवशिष्ट सूर्य के विषुवत रेखीय उभार न होना, ये भी एक संशय युक्त बात है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है. Laplace suggested that all of a sudden there was rise in the central part of the nebula from which the number of rings ejected out. So when there was a rise in the nebula and sun is supposed to be the residue of the nebula, then why there is no bulge at the equator of the sun, that is the midline of the sun? There is no bulge found, which should have been there. निहारिका से निकला छिल्ला जब द्रव अवस्था में पहुंचा तो घूर्णन द्वारा आकार विकृति न आकर गोलाकार ग्रह रचना कैसे संभव हुई? When he has stated that these rings that were ejected out of the nebula, they went through stages. First of all, it was in gaseous state, then it reached the liquid state, and finally to the solid state, giving rise to the curvature bearing, or you can say circular planets. So when this nebula from gaseous reached the liquid state, then how was it possible that it could have remained in circular shape, whereas the liquid, when it rotates, distorts and achieves an irregular shape? So this is also one of the important point of criticism. So this was all about the theory suggested, the hypothesis formulated by Laplace regarding the origin of the earth.